हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 16 चैप्टर क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का इसमें हम लोग प्रकाश यानी लाइट के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग ने लाइट के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ा था और इसमें थोड़ा सा विस्तार में इसे डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए, संसार को हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों सेंसेस से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण सेंस है। ठीक है, उसकी सहायता से हम पर्वत, नदियों, दृष्टि यानी साइट, ठीक है, नदियों, पेड़ पौधे, कुर्सियों, मनुष्यों, अपने चारों ओर की अन्य वस्तुओं को देखते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष, उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा तथा तारों को देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही, साइट के द्वारा ही, आई साइट के द्वारा ही इस पृष्ठ पर छत पे जो शब्द हैं और जो वाक्य हैं उन्हें भी आप देख पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सब देखना कैसे संभव हो पाता है? तो आइए हमें यही देखना है कि वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। वस्तुएं जो होती हैं, जितनी ऑब्जेक्ट होती हैं, इनको विजिबल कौन बनाता है। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, आईज से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका अर्थ है कि केवल नेत्रों यानी आईज द्वारा ही हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं, बल्कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों के अंदर प्रवेश करे। ये प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित, या तो ये वस्तुओं द्वारा जो है उत्सर्जित होगा या फिर परावर्तित, रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों में पड़ेगा। ठीक है, तभी हमें वो वस्तु दिखाई देगी। आपने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति व्यवहार करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाला जो प्रकाश है उसकी दिशा को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। क्या आप बता सकते हैं कि किसी पृष्ठ पर पड़ने वाला प्रकाश किस दिशा में परावर्तित होगा? आइए इसे जानें। तो इसके लिए हमें परावर्तन के नियम जानने होंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्रियाकलाप करेंगे। इसमें हमें करना है कि किसी मेज़ या ड्राइंग बोर्ड पर सफ़ेद कागज़ की एक शीट लगाइए और एक कंघा लीजिए। ठीक है, तो इस शीट पर जो कंघा लिया गया है उसमें उस कंघे में उसकी जो जितने भी छेद होते हैं, जितने भी दांत होते हैं, उनको एक दांत को छोड़ करके बाकी सभी जितने भी खुले स्थान हैं उनको बंद कर दीजिए। इसके लिए आप किसी काले कागज़ की पट्टी का प्रयोग कर सकते हैं। कंघे को कागज़ की शीट से लंबवत पकड़िए। ठीक है, उसके बाद एक कागज़ की शीट के लंबवत पकड़िए। एक टॉर्च की सहायता से कंघे के खुले स्थान पर एक ओर से प्रकाश डालिए। टॉर्च तथा कंघे के थोड़े से समायोजन के पश्चात जब एडजस्टमेंट पूरी तरीके से हो जाए, उसके बाद आप कंघे की दूसरी ओर कागज़ की शीट के अनुदिश प्रकाश की किरण देखेंगे। ठीक है, समायोजन की थोड़ी देर बाद कंघी तथा टॉर्च को इस स्थिति में स्थिर रखिए। जिस स्थिति में वो प्रकाश की जो किरण निकल रही है उसी में स्थिर रखिए, और प्रकाश की किरण के जो गमन पथ है, जिस जगह से वो जा रही है, वहाँ पे सामने समतल दर्पण की एक पट्टी रख दीजिए। ठीक है, तो पट्टी रखने के बाद आप क्या देखते हैं, जैसे ये इसमें पिक्चर में दिखाया गया, यहाँ पे आप पट्टी रख दीजिए। तो उसके बाद आप क्या देखते हैं, तो देखिए, दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। जब दर्पण से टकरा जाती है तो ये जो प्रकाश किरण है ये दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। और फिर किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को ही, जब किसी पृष्ठ पर जो प्रकाश किरण पड़ रही है उसी को ही हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, जो किसी पृष्ठ पर पड़ रही है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात जो वापस जाने वाली जो किरण है उसको हम परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रेस कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमें ये देखना है कि जो प्रकाश किरण का जो अस्तित्व है, ठीक है, वो कैसा है। वो एक आदर्शीकरण है, आइडियलाइजेशन इसमें दिखता है कैसे। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है, एक जो है नैरो बीम हमको प्राप्त होती है जो अनेक किरणों से मिलकर के बना हुआ है। सरलता के लिए हम प्रकाश का ये जो नैरो बीम है, संकीर्ण किरण पुंज, इसे हम किरण रे शब्द से का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सरलता के लिए। अब हमें क्या करना है, अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति, आपतित एवं परावर्तित किरणों की स्थिति, इनको दर्शाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें खींचिए। दर्पण तथा कंघी को अब हटा लीजिए। दर्पण को निरूपित करने वाली जो रेखा है उसके जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ रही थी, ठीक है, दर्पण से टकरा रही थी, उस पर दर्पण से लेकर के आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। और यही रेखा क्या कहलाएगी, जो परावर्तक पृष्ठ जो दर्पण वाला है उसके उस बिंदु पर जहाँ से ये रेखा खींची गई है उस पर एक अभिलंब कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। ठीक है, तो ये जो आपतित किरण तथा, अब ये नॉर्मल तो हमने यहाँ पे जैसे ये जो ये खींचा जा रहा है तो ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, इस बिंदु के सीध में खींचा गया।
अब क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल पूरा बना हुआ है, तो आपतित किरण तथा अभिलंब, ये वाली जो किरण है ये आपतित है और ये अभिलंब, इनके बीच बनने वाला जो कोण है उसे हम क्या कहेंगे, तो ये जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं, ठीक है, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। परावर्तित किरण, जो दूसरी परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण है वो परावर्तन कोण कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए। अब इसमें क्या करना है कि यही जो आपतन कोण है, इंसिडेंट एंगल, इसको जो है चेंज करते जाइए। अच्छा, यहाँ पे आपतित किरण ये वाली दिखाई गई है, ठीक है, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है मेनली। अब हमें क्या करना है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसको चेंज करते जाएँ और फिर उसके बाद जो आपतन जो परावर्तन कोण है इसकी वैल्यूज़, क्योंकि परावर्तन जब इसको चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सारणी में हमें से नोट डाउन करना है, अलग अलग स्थिति में क्या क्या आएंगे। क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या दोनों लगभग बराबर हैं? यदि यह क्रियाकलाप आपने अगर सावधानी पूर्वक किया है तो ये देखा जा सकता है कि जो आपतन कोण है वह सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपने ये जो क्रियाकलाप है वो सही से किया है तो इंसिडेंट एंगल हमेशा जो रिफ्लेक्टेड एंगल है उसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यही परावर्तन के नियमों का एक जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका ये पहला नियम है, या कह सकते हैं उनमें से एक नियम है, ठीक है। तो ये जो परावर्तन है उससे संबंधित और भी क्रियाकलाप करके देखें। भुजों का क्या क्वेश्चन है उसे भी देख लेते हैं। यदि मैं दर्पण पर प्रकाश के अभिलंब के अनुदिश जो है वो है प्रकाश है वो डालूंगा तो क्या होगा। तो यहाँ पे वो ये सोच रहा है कि जो अभिलंब जो खींच रखा था नॉर्मल, उसके अनुदिश अगर वो प्रकाश डालेगा तो क्या होगा। तो इस क्रियाकलाप में हमें अब क्या करना है, इस बार हमें सख्त कागज की शीट या फिर चार्ट पेपर का उपयोग करना है। इसमें हमें करना क्या है, शीट मेज के किनारे से थोड़ी सी बाहर निकली होनी चाहिए। शीट के बाहर निकले भाग को बीच में से काट दीजिए, ठीक है। परावर्तित किरण को देखिए, सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले हुए जो भाग है उसमें भी दिखाई दे रही है, ठीक है, मतलब इस तरीके से रखिए कि इस पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है, क्योंकि वहीं से ही तो कट कर रखा है। तो क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते हैं? कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए, ठीक है। तो देखिए जो यहाँ पे पहली स्थिति की गई है कि जब पुनः जो प्रारंभिक स्थिति है वहां जब लाएंगे तो फिर से परावर्तित किरण को आप देख पाएंगे। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? देखिए पहली पिक्चर क्या है, पहली पिक्चर में यही है कि ये मेज़ है, ठीक है, और इससे इतना जो है जो पेपर है उसको शीट को बढ़ा करके रख दिया गया है। अब परावर्तित किरण को हम देख रहे हैं कि ये मेज़ की जो लाइन है उससे काफ़ी आगे तक की दिखाई दे रही है। यही दूसरी स्थिति में जो यहाँ से कट कर रखा था उस पर जब हमने फोल्ड कर लिया तो ये आगे हमें नहीं दिखाई दे रही है परावर्तित किरण। फिर उसके बाद कहा गया है कि इसे वापस से अपनी पहली वाली जो स्थिति है उसमें रख दीजिए। अब हमें क्या करना है, जब मेज़ पर कागज़ की पूरी शीट फैलाते हैं तो ये एक तल में फिर से निरूपित हो जाती है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है तथा परावर्तित किरण, ये तीनों ही जो है वो सभी एक ही तल में होते हैं। जब आप कागज़ को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं, ठीक है। एक तीनों एक ही तल में होते हैं, जब उसको मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो इस तल से भिन्न होता है, जिससे आपतित किरण और अभिलंब स्थित हों। तब आप जो परावर्तित किरण है वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक अलग जो हम तल बना देते हैं ना। और हम ये जानते हैं, ये यहाँ पे एक ये जो है रूल है कि ये दर्शाता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है और परावर्तित, ये तीनों ये सभी जो है वो एक ही तल में, जब ये एक ही तल में होंगे तब ये तीनों एक साथ दिखाई देंगे। अगर हम तल बदल देंगे तो ये नहीं दिखाई देंगे। तो ये जो परावर्तन का एक अन्य नियम है, ठीक है। तो ये हम दूसरा नियम कह सकते हैं कि तीनों ही चीज़ें जो है वो एक ही जगह स्थित होंगी। अब क्या है कि पहेली तथा बूझों ने उपरोक्त क्रियाकलाप टॉर्च के स्थान पर सूर्य के प्रकाश स्रोत के रूप में जो है उपयोग करके इसी को ही करने की कोशिश की है। तो टॉर्च की जगह सूर्य के प्रकाश जो है उसका यूज़ किया है इन्होंने। तो इन्हें क्या देखने को मिला है उसे देखते हैं, जो कि इन्होंने कक्ष के बाहर किए। आप भी प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य का उपयोग कर सकते हैं, मतलब उन्होंने जैसे किया वैसे आप भी कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। ये सारे जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे इनका हम यूज़ जो है वो रेस्ट्रिक अपैरेटस जो है उसके द्वारा भी कर सकते हैं। ये उपकरण आपको जो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण है यानी NCERT, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको ये अवेलेबल होता है, ये किट मिलती है। अब यहाँ पे क्या देखना है कि बूझो को याद आया कि उसने कक्षा 7th में समतल दर्पण द्वारा बने जो किसी वस्तु के जो प्रतिबिंब है उसकी कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था, ठीक है। पहेली ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा। तो उससे कुछ क्वेश्चंस उसके माइंड में जो आए वो क्या है, क्या प्रतिबिंब सीधा तथा उल्टा बनता है, किससे, समतल दर्पण के द्वारा। क्या प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर था। क्या प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई दिया जाता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने दिखती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखी थी, ठीक है।
क्या प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप से समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब है उनके बनने के बारे में कुछ और अधिक बातें जो है उन्हें समझें। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें लेना है एक समतल दर्पण जो कि PQ है, उसे हमें लेना है। ठीक है, उसके सामने एक प्रकाश स्रोत O रखा गया है। दर्पण पर दो किरणें OA और OC उस प्रकाश स्रोत से डाली गई जो कि इस पर आपतित हो रही हैं। क्या आप परावर्तित किरणों की दिशा ज्ञात कर सकते हैं? समतल दर्पण जो PQ है उसके पृष्ठ के जो बिंदुओं A तथा C पर अभिलंब खींचिए। जो A और C पर जो किरणें पड़ रही हैं, जो समतल दर्पण है उससे हमें क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए हमें एक जो है अभिलंब खींचना है दोनों पर ही। फिर बिंदु A और C पर परावर्तित किरणें खींचिए। जब अभिलंब खींच जाएगा तो उसके बाद परावर्तित किरणें खींचिए। आप इन किरणों को कैसे खींचेंगे? परावर्तित किरणों को क्रमशः AB तथा CD के रूप में निरूपित कीजिए। इन्हें आगे की ओर बढ़ाइए। क्या ये मिलती हैं? अब इन्हें पीछे की मतलब आगे की ओर बढ़ाइए। उसके बाद क्या ये मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं तो आप पीछे की ओर बढ़ाइए। अब क्या ये मिलती हैं? यदि ये मिलती हैं तो इस बिंदु पर I अंकित कीजिए, यानी कि वो वहाँ पे इमेज बना रहा है। क्या परावर्तित किरणें E पर स्थित जो I है वहाँ पर, तो इसे देख लेते हैं। इसे जब हम पिक्चर में देखेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये पिक्चर में वही दिखाया गया है, PQ ये दर्पण है। ठीक है, ये दो बिंदु है जिस पर आपतित किरणें पड़ रही हैं। उसके बाद अभिलंब भी इन्हीं दोनों बिंदु से अभिलंब खींच लिया गया है। परावर्तित किरणों को इसी से ही दर्शाया गया है। यहाँ पे E में ये चीज़ दिखाई गई है कि क्या E से जो देखा जा रहा है, तो ये जो परावर्तित किरणें ये आगे बढ़ाने पर, तो यहाँ पे ये जो दोनों जो परावर्तित किरणें हैं, तो ये जो परावर्तित किरणें हैं ये जब पीछे जाएंगी तो ये हम देख रहे हैं कि ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, इसी वजह से इन्हें इधर की तरफ जब पीछे की तरफ बढ़ाने पर तो ये एक बिंदु पर मिलती हैं, यही क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। तो आगे देखते हैं कि यही जो स्थिति है किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु I से आती प्रतीत होंगी, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में I पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, आप कक्षा 7th में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो समतल दर्पण है उनसे आभासी प्रतिबिंब बनता है और वो पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है। आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तुओं का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। ये जो परिघटना थी इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने जो है वहाँ पे देखी भी थी। जो हम लोग ने जो समतल दर्पण का जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी हमने ये सारी चीज़ें देखी थी कि जो दायां हाथ है वो जो है बायां दिख रहा है, बायां हाथ दायां दिख रहा है। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है नियमित तथा विसरित परावर्तन। तो ये जो नियमित तथा विसरित परावर्तन है यानी रेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, इसमें हम क्रियाकलाप के द्वारा इसे देखेंगे। तो पहले देखिए इसमें क्या है, कल्पना कीजिए कि जैसे चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार किसी अनियमित पृष्ठ पर मतलब कि इरेगुलर पृष्ठ है। ठीक है, समांतर किरणें आपतित हो रही हैं उसके ऊपर। याद रखिए कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर परावर्तन के नियम मान्य हैं, हर एक बिंदु पर मान्य है। जो विभिन्न बिंदुओं पर परावर्तित किरणों की रचना करने के लिए इन नियमों का उपयोग कीजिए। क्या ये परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हैं? आप पाएंगे कि ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो रही हैं। तो हम पिक्चर देख लेते हैं कि इसमें कैसा दिखाया गया है। जब इरेगुलर सरफेस होगी, अनियमित पृष्ठ होगा, तो इसमें देखिए अनियमित पृष्ठ है, उस पर आपतित किरणें आप देख रहे हैं कि सीधे में, लेकिन जब ये अनियमित किरणों पर परावर्तित किरणें तो ये अलग अलग जा रही हैं। और ये जो अपना जो लॉ जो नियम है उसे तो फॉलो ये करेंगी। तो जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे जो परावर्तन है इसी को ही हम विसरित परावर्तन कहते हैं, डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि सभी जो एंगल बन रहे हैं वो सब अपने अपने रूल को फॉलो कर रहे हैं। देखिए ये जो बना रहे हैं वो भी बराबर का ही एंगल बन रहे हैं। बीच में अगर हम नॉर्मल खींचेंगे तो आपतन और परावर्तन कोण बराबर ही होगा। तो ये जो नियम है परावर्तन के वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चाहे जैसे भी सरफेस हो। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसी विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो अगर हम चिकना जो सरफेस है उस पर अगर करेंगे तो हमारा जो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, वो रेगुलर होगा। तो ये नियमित परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हुए दिखाए गए हैं, जैसे इक्वल एकदम आपको दिखाया गया है।
तो यहाँ पे देखिए, क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? तो आइए देखते हैं। आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, उसी के द्वारा ही आपको दिखाई देती है। उदाहरण के लिए जैसे चंद्रमा सूर्य से प्राप्त जो प्रकाश है उसको परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड कहते हैं। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, जो दूसरी की जो प्रकाश है उससे वो चमकते हैं। क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंड के नाम बता सकते हैं जो कि प्रदीप्त पिंड के अंतर्गत आते हो? कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे कि सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप। इनका प्रकाश जो होता है वो हमारे नेत्रों पर पड़ता है। इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड या ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब बूझो का एक प्रश्न है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें है कि मेरे मन में एक प्रश्न है कि यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हों तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं? मतलब यहाँ पे इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उसी को हम ज्ञात करने की भी कोशिश करेंगे कि ऑलरेडी एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसको फिर से उसी रिफ्लेक्टेड लाइट को किसी और दर्पण पर अगर डाला जाए तो क्या फिर से वो परावर्तित हो जाएगी? तो इसके लिए ये जो हेडिंग है इसे इसके द्वारा हम अच्छे से इसको समझ सकेंगे। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद करिए कि जब पिछली बार आप किसी केश प्रसाधक जो हेयर ड्रेसर हैं उनके पास अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक दर्पण के सामने बैठाया जाता है। बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था, और इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण को में ये देख सकते हैं कि आपके जो पीछे के बाल हैं वो कैसे कटे हैं। तो देखिए, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से जो हेयर ड्रेसर है वो आपको दिखा रहा है आपके पीछे के जो बाल हैं उनको। ठीक है, तो अब क्या आप बता सकते हैं कि अपने सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे? तो पहेली को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। ठीक है, परिदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए थे। उसने जो है एक पेरिस्कोप बनाया था जिसमें 2 समतल दर्पण उसने उपयोग किए थे। क्या आप बता सकते हैं कि 2 दर्पणों से परावर्तन के द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने के योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख सकते हैं? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पेरिस्कोप के यूज़ से देखी जा सकती हैं, जैसे कि यही जो पेरिस्कोप का उपयोग करके पनडुब्बियों, टैंकों जो पानी के नीचे होंगी और टैंक के अंदर या बंकरों में छिपे जो सैनिक हैं उनके द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए ये किया जाता है। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है बहुप्रतिबिंब, मल्टीपल इमेज वो कैसे बन रही है? आप जानते हैं कि समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो जो है हम और इमेजेस बना सकते हैं। तो उसी को ही हम यहाँ पे देखेंगे। इसके लिए हम क्रियाकलाप करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें क्या करना है, 2 समतल दर्पण लीजिए, उन्हें एक दूसरे के समकोण बनाते हुए ऐसे रखना है कि समकोण बनाते हुए इस प्रकार रखें कि इनके किनारे आपस में मिले रहें। इन्हें जोड़ने के लिए आप किसी टेप का उपयोग कर सकते हैं। दर्पणों के बीच एक सिक्का रखिए। आप इस सिक्के के कितने प्रतिबिंब देखते हैं? तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको 3-4 इमेजेस दिख रही हैं इस कॉइन की। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अब टेप का उपयोग करके दर्पणों को विभिन्न कोणों, यहाँ पे कुछ कोण दिए गए हैं 45, 60, 120, 180 डिग्री, तो इन सब पर जो है आप उसको जोड़ सकते हैं। दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे कि मोमबत्ती रखिए। प्रत्येक प्रकरण में मतलब जिस तरीके से आपने 2 जो है दर्पण जोड़े, इसी तरीके से और दर्पण भी आप जोड़ सकते हैं अलग अलग एंगल्स पे रख करके। ठीक है, तो उसके बाद वस्तुओं के बनने वाले जो प्रतिबिंब है उनकी संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समांतर खड़े कीजिए। ठीक है, दोनों दर्पणों को। फिर देखिए कि आप अब मोमबत्ती को कितने प्रतिबिंब जब एक दूसरे के सामने रखेंगे तो मोमबत्ती के जो है वो कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं, तो इसे आप देखेंगे जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखिए, क्या अब आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि केश प्रसाधक जो हेयर ड्रेसर है उसकी दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग कैसे देख सकते हैं? ठीक है, तो इस बात ये जो क्रियाकलाप हमने देखा तो इससे ये चीज़ समझ में आ गई। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंब जो है इमेजेस के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्ति यहाँ पे दिया गया है कि कैलाइडोस्कोप में, जिसको बहुमूर्तिदर्शी कहते हैं, उसमें भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं, यानी कि कैलाइडोस्कोप का यूज़ किया जाता है कि अलग अलग तरीके की जो इमेजेस हैं वो मिनट मिनट पे अलग अलग तरीके की इमेजेस कैसे बन सकती हैं, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जो कैलाइडोस्कोप है वो कैसे बनता है। कैलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियां लीजिए।
और फिर उसके बाद चित्र में जैसे दिखाया गया उसके अनुसार प्रिज्म की आकृति में से जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो, ट्यूब लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए, तो देखिए यहाँ पे आप पिक्चर पहले देख लीजिए। उसके बाद ऐसे यहाँ पे देखिए इस पहले वाले में नई डिस्क लगी है और यहाँ पे डिस्क से इसको पैक कर दिया गया है। तो अब आप इसके नीचे कोई मतलब ऐसी चीज़ लगानी है जिसमें छिद्र बना हो। डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए, जो पूरी डिस्क बनाई गई है उसको टिकाऊ बनाने के लिए इसके नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका दीजिए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों के छूते हुए दृढ़तापूर्वक, मतलब दर्पण जो है उनको छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के कुछ टुकड़े डाल दीजिए। कहाँ पर लगाना है? ट्यूब के जो दूसरे सिरे पर जो समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट लगानी उस पर ही कांच के रंगीन टुकड़े कुछ छोटे छोटे लगा देने हैं। रंगीन चूड़ियों के जो टुकड़े हैं वो उनमें रख दीजिए। इसके बाद ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कर दीजिए, ऊपर वाला सिरा जो है। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए ताकि वो थोड़ा सा मूवमेंट कर सकें। उसके बाद अब यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो कैलाइडोस्कोप है वो तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति अलग अलग तरीके के पैटर्न दिखाई देते हैं। तो कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता ये भी है कि आप किसी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों की डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि कैलाइडोस्कोप का जो यूज़ है वो जितने भी वस्त्र की डिज़ाइन या दीवारों में या कागज़ों की डिज़ाइन बनाने वाले जितने भी लोग हैं वो भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है समतल दर्पण द्वारा। इसे भी देख लेते हैं कि उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए। इसे जैसे यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, एक मिनट। तो देखिए इसमें ये जो कैलाइडोस्कोप है इसका यूज़ खिलौने को आकर्षक बनाने के लिए आप इस पर रंगीन कागज़ चिपका सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सूर्य का प्रकाश श्वेत है या फिर रंगीन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग ने डिस्कस भी किया था पिछले क्लासेस में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, क्लास 7th में आपने सीखा था कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। आपने ये भी सीखा था कि इसमें 7 रंग होते हैं। ये दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। क्रियाकलाप है जो कि 16.7 में दिया गया है। तो इसके लिए, इसको करने के लिए हम पहले यहाँ पे देख लें कि इसमें क्या है, हमारे नेत्रों की संरचना क्या है। तो देखिए ये जो नेत्रों की संरचना है उसे देखने से पहले ये जो क्रियाकलाप है कि जो लाइट है, ये जो प्रकाश है वो अलग विभिन्न रंगों से मिल करके बना हुआ है। तो इसके लिए जो क्रियाकलाप है उसमें देखते हैं। उपयुक्त साइज का एक समतल दर्पण लीजिए, जो जितना भी उसकी साइज चाहिए होगी, और चित्र में जैसे दिखाया गया उसके अनुसार एक कटोरी रखिए। कटोरी में जल भरिए और इस व्यवस्था को किसी खिड़की के पास इस प्रकार रखिए कि दर्पण पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ सके, ठीक है, दर्पण पर सीधा पड़े। कटोरी की स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि दर्पण से परावर्तित होने वाला जो प्रकाश है वो दीवार पर पड़े, ठीक है। कि पहले तो दर्पण पर पड़े, उसके बाद उससे जो है परावर्तित होने के बाद जो भी प्रकाश है वो दीवार पर पड़े। यदि दीवार सफ़ेद ना हो तो इस पर सफ़ेद कागज़ की शीट चिपकाइए। परावर्तित प्रकाश में आपको अनेक रंग दिखाई देंगे। आप इसकी व्याख्या किस प्रकार करेंगे? दर्पण एक जल युक्त जो है जल संयुक्त रूप से। तो देखिए इस पिक्चर में कि ये पूरा दिखाया गया है कि कटोरी में जो जल है उसमें दर्पण को इस तरीके से समायोजित किया गया है। तो ये जो दर्पण और जल जो हैं ये दोनों ही इस जो है समायोजित हो करके एक प्रिज्म बनाते हैं, ठीक है। दर्पण भी अपना काम कर रहा है, जल भी अपना काम कर रहा है, दोनों ही मिलकर के एक प्रिज्म बना रहे हैं और यह प्रकाश को इसके रंगों में विभक्त कर देता है। और अक्सर, और हम लोग ने जो क्लास 7th में पढ़ा था वो यही पढ़ा था कि श्वेत प्रकाश को जो विभक्त करने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? प्रिज्म कर रहा था, जैसे कि आपने क्लास 7th में अध्ययन किया था। प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने का जो प्रोसेस है उसी को ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। अब आगे हमें यह देखना है कि हमारे नेत्रों की जो संरचना है वो क्या है, उसका क्या रोल है। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। सेंसस में अगर देखा जाए तो जो आईज हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है और नेत्र बाहरी आवरण जो है वो उसका सफ़ेद होता है, ये कठोर होता है, ठीक है। बाहरी आवरण जो इसका नेत्र का होता है वो कठोर होता है। रीज़न ये है क्योंकि ताकि जो
नेत्र के अंदर के आंतरिक भाग जो हैं वो दुर्घटना से बच सकें। ठीक है, इसके पारदर्शी अग्रभाग जो ट्रांसपेरेंट आगे का जो भाग होता है वो कॉर्निया या इसी को ही स्वच्छमंडल भी कहते हैं, वो कहलाता है। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे हम परितारिका या फिर उसे आइरिस कहते हैं। ये जस्ट कॉर्निया के पीछे पाई जाती हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। ठीक है, और पुतली के साइज को ही परितारिका, वही पुतली यानी कि लेंस, और पुतली का जो लेंस का जो साइज होता है उसी को ही जो आइरिस होती है, परितारिका जो होती है, उससे नियंत्रित किया जाता है। तो आइरिस नेत्र का वह भाग होता है जिसे जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। हम देखते हैं ना कि जो हमारा लेंस होता है वो जो है जो लेंस होता है उसके अलग अलग जो है रंग होते हैं। तो ये रंग किसकी वजह से होते हैं? इसी आइरिस की वजह से होते हैं। तो जो आइरिस है उसके रंग की ही एक बात कर रहे हैं कि जो आइरिस है वो नेत्र में प्रवेश होने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आइए देखें कि ये होता कैसे। तो देखिए यहाँ पे आप ये जो स्ट्रक्चर है उसे देख सकते हैं। तो देखिए ये पिक्चर दिखाया गया है आइस का पूरा मानवनेत्र का है। ये वाली जो बाहर वाली होती है वो पक्षमाभ पेशी यानी इसी को ही सीलियरी मसल्स बोलते हैं, जो कि जो है साइड से सपोर्ट करती हैं। ठीक है, दोनों तरफ ये होती हैं। उसके बाद है परितारिका आइरिस, जो कि जो मेन आइरिस की वजह से ही मेन लेंस का जो कलर होता है वो आइरिस की वजह से होता है। लेंस आप बीच में देख सकते हैं जिसको जो है वही पुतली का जो भी है। ठीक है, तो ये लेंस बीच में हो जाएगा, उसके बाद कॉर्निया ये ऊपरी सरफेस हो जाएगी। ये वाला जो पोर्शन होता है ये रेटिना होता है। ठीक है, जहाँ पे मेन इमेज बनेगी, और ये प्रकाशिक तंत्रिका ऑप्टिक नर्व्स जो हैं वो हैं। अब यहाँ पे चेतावनी क्या दी गई है कि इस क्रियाकलाप के लिए कभी भी लेजर टॉर्च का, अगर आपको आँख का एकदम अच्छे से देखना है तो कभी भी आप लेजर टॉर्च का उपयोग ना करें। तो एक क्रियाकलाप दिखाया गया है कि मानव की जो नेत्र हैं उनमें हमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। तो अपने मित्र की आंख में देखिए, पुतली के साइज का अवलोकन कीजिए, एक टॉर्च से उसकी आंख पर प्रकाश डालिए। अब पुतली का अवलोकन कीजिए, जो उसकी जो पुतली यानी कि जो उसकी जो लेंस है उसका आप अवलोकन कीजिए, टॉर्च को बंद कीजिए तथा उसकी पुतली को एक बार पुनः अवलोकन कीजिए। ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ये बताएगा कि जो आइरिस का जो मूवमेंट है वो क्या कर रहा है। क्या आप पुतली के साइज में कोई परिवर्तन देख पाते हैं कि किस स्थिति में पुतली बड़ी होती है? क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? तो किस स्थिति में आपको आँख में अधिक प्रकाश भेजने की आवश्यकता है, मंद प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में? तो इसी को ही हमें यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए कि पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। ठीक है, पुतली के पीछे हमने देखा था केंद्र पर मोटा है। और किस प्रकार लेंस केंद्र पर मोटा है? केंद्र पर मोटा है, साइड साइड में पतला है। तो ये किस तरीके का होगा? उत्तल लेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद करिए कि क्लास 7th में हमने लेंस के बारे में पढ़ा था। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत फोकस, जहाँ पे जो फोकस करता है वहाँ पे ये इमेज बनाता है। इस परत को ही हम रेटिना यानी दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाएं जो नर्व सेल्स होती हैं उनके द्वारा अनुभव की गई जो संवेदनाएं हैं, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा उसको द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो यहाँ पे मेनली जो है रेटिना के द्वारा जो वहाँ की तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो द्विक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क से जो भी उन्होंने संवेदना ली हैं उसको पहुँचा दिया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक कोन सेल्स होती हैं। नर्व सेल्स में दो तरीके की नर्व सेल्स होती हैं, कोन सेल्स होती हैं और एक रॉड सेल्स होती हैं। तो शंकु कोशिकाओं को कोन सेल्स और शालकाएं जो होती हैं उनको रॉड सेल्स बोलते हैं। शंकु कोशिकाएं जो कोन सेल्स होती हैं जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, यानी कि तेज ब्राइट कलर अगर उनके पास पहुंचता है, और जो रॉड सेल्स होती हैं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी देते हैं। ये जो है रॉड कोन सेल्स जो होती हैं ये कलर भी बताते हैं कि कौन सा कलर जो हमको अलग अलग टाइप के कलर्स जो दिखते हैं ना वो उसकी सूचना यही देती हैं, रॉड्स जो कोन सेल्स होती हैं। द्विक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। द्विक तंत्रिका और रेटिना की जो है मतलब कि इसकी जो सेल्स जगह जो है वहाँ पे कोई भी तंत्रिका नहीं होती है, तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इसी वजह से ये जो बिंदु होता है इसी को हम अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम क्रियाकलाप करेंगे। तो इस क्रियाकलाप में हम लोग जो ब्लाइंड स्पॉट है उसी को ही हम देखेंगे। किसी कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह तथा एक क्रॉस बनाइए। ठीक है, गोल चिन्ह क्रॉस के दाईं ओर होना चाहिए गोल चिन्ह। ठीक है, दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़िए। कागज की जो शीट है उसको नेत्र से जो उसकी भुजा है, ठीक है, भुजा की दूरी पर जो हमारा जो हाथ है उतनी दूरी पर उसको पकड़िए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए
और फिर उसके बाद अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे से अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं कि क्या गोल चिन्ह जो है वो शीट की किसी दूसरी तक किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है। जो आप जो क्रॉस चिन्ह को आप उस पर स्थिर उसको एकदम कंटिन्यू आप देख रहे थे, उसके बाद जब शीट को आप अपने पास लेकर के आएंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो जो गोल चिन्ह जो साइड में था दूसरी तरफ जो बना हुआ था, क्या वो थोड़ी देर बाद वो अदृश्य हो जाता है। अब आप अपना दायां नेत्र बंद कर लीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। पहले किसको, क्रॉस चिन्ह को देख रहे थे, अब गोल चिन्ह को देखिए। ठीक है, तो अब इसको हम देखेंगे कि क्या वही चीज़ इस बार, क्या क्रॉस चिन्ह जो है वो अदृश्य हो जाता है। क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना ये दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचा पाता है। जब उसको पूरा जो है, जब इमेज को आप लाइन से आइस की तरफ लेकर के आते हैं, ठीक है, और एक आंख बंद भी किए रहते हैं, तो हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर के लिए कोई भी चिन्ह हो, चाहे क्रॉस हो चाहे जो गोल चिन्ह हमने बना रखा है, वो गायब हो जाता है। ठीक है, तो यही जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये गायब हो जाता है, जिस जगह पे वो जो बिंदु होता है, वही क्या कहलाता है, ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि रेटिना पर ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेटिना पर बना जो इमेज है, ठीक है, उसका प्रभाव जो होता है वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता। ये लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील, मतलब कि हर सेकंड पे 16 इमेज, ठीक है, या फिर उससे किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने, तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती दिखाई देगी। तो वो मूवेबल जो ऑब्जेक्ट होती है उनकी तरह दिखाई देगी। तो यहाँ पे देखिए 6 से 8 सेंटीमीटर भुजा का गत्ते का एक वर्गाकार टुकड़ा लीजिए। अब उसमें जैसे चित्र में दिखाया गया उसके अनुसार इसमें 2 छिद्र बनाइए। इन दोनों छिद्रों में एक धागा पिरोइए। गत्ते के एक ओर एक पिंजरा तथा दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए। अब इनके चित्र चिपका दीजिए। ठीक है, मतलब बने हुए उनकी या तो चित्र चिपका दीजिए या फिर बना लीजिए। मरोड़ कर इसमें ऐंठन डालिए। जो धागा जो था उसमें मरोड़ करके ऐंठन डालिए। अब धागे के दोनों सिरे को खींचिए ताकि धागे की जो ऐंठन है वो खुले व जो गत्ता है वो तेजी से घूमने लगे। ठीक है, इसी वजह से इसको जो है इस तरीके से किया गया है। फिर गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? क्योंकि जो हमारे जो अभी हमने देखा कि 1/16 सेकेंड तक की एक इमेज बनी रहेगी, तो वो अभी इमेज बनी हुई है, वो हटी भी नहीं है और दूसरी आ गई है, तो हमें वो कैसी दिखाई देगी? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो हमें मूवेबल होती हुई दिखाई देगी। तो ये गत्ते की दूसरी ओर की सतह दिखाई गई है, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम जो चलचित्र जो वीडियोस वगैरह या जो मूवी जो चलती हुई चित्र जो देखते हैं, वे वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम है जो कि पर्दे पर प्रक्षेपण किया जाता है, उसे दिखाया जाता है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी 16 प्रतिबिंब सेकंड की दर से अधिक की दर से प्रतिबिंब परिवर्तित होते दिखाया जाता है। ये जो हम मूवी वगैरह देखते हैं ना, उसमें इतनी स्पीड में जो मूवेबल चीज़ें देखती हैं, उसमें क्या होता है कि इमेजेस ही जो है दिखाई जाती हैं। हमें पता है कि 1/16 सेकंड तक ही एक इमेज बनी रहेगी, तो हम क्या 16 जो इमेजेस हैं जो 1 सेकंड में होनी चाहिए, उनसे कहीं ज़्यादा अधिक यानी कि 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड हम एक बार में मूव करा देते हैं। तो इसीलिए जो हमें जो चित्र दिखते हैं वो चलचित्र मूवेबल होते दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हमें ये देखना है कि नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने पलकें, आईलिड्स जो हैं वो प्रदान की हैं। पलकें बंद होकर के अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश नहीं होने से रोक देती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है। अगर नॉर्मल कोई किसी भी तरह की कोई इफेक्ट नहीं है तो दूर और पास दोनों ही वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। वह न्यूनतम देरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, ये चेंज होती रहती है। सामान्यतः नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक जो दूरी होती है, जो पास की जो मतलब कि स्टार्टिंग जो दूरी डिस्टेंस होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, जहाँ हम ईजिली आसानी से पढ़ सकते हैं कोई भी चीज़। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की जो वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उनकी आंखों में दोष है। ठीक है, उचित संशोधक लेंस जो मतलब कि एक प्रॉपर वे में हम अच्छे से जो संशोधन लेंस हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है, उनका उपयोग करके हम नेत्र की ये जो दृष्टि दोष हैं इनका हम संशोधन कर सकते हैं, इन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो इसे हमने ये बताया कि ऑलरेडी आइज़ जो होती है उसके अंदर जो उत्तल लेंस, नेचुरल लेंस जो मौजूद रहता है वो उत्तल लेंस होता है। लेकिन जब इस तरीके का इफेक्ट हो जाता है तो उसके द्वारा, और हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा भी था कि उत्तल लेंस क्या करता है, अवतल लेंस क्या करता है, तो हम इनका यूज़ करके हम ये जो दोष हैं इनको दूर कर सकते हैं। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है जो अंदर ऑलरेडी है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद हो गया है, वो विकसित हो रहा है। ठीक है, इसके कारण दृष्टि जो होती है वो कमजोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। ठीक है, ये जो मोतियाबिंद है इसकी चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा लेंस जो अब उसमें जो है पारदर्शिता उसकी खत्म हो गई है। ठीक है, तो वो लेंस जो है जो कि अपारदर्शी अब हो चुका है उसको हटा करके अब कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल और सुरक्षित बना दिया गया, ये और भी ज़्यादा जो है इजी हो गया। अब हमें ये देखना है नेत्रों की देखभाल, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, तो इसकी जो देखभाल है वो हम कैसे करेंगे। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्रों की उचित देखभाल करें। यदि कोई भी समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास, पहली बात तो आप खुद करें, उसके बाद अगर कोई समस्या ज़्यादा बढ़ रही है तो आप अपने जो आई डॉक्टर हैं उनके पास आप जा सकते हैं। नेत्रों की नियमित जांच भी कराते रहें। यदि परामर्श, पहला यहाँ पे जो कुछ चीज़ें दी गई हैं देखभाल के लिए वो क्या है कि यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए जब आप जांच कराने जाएं। उसके बाद नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। तो सूर्य का या किसी भी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश, तीव्र जो प्रकाश है, अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को ये क्षति पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि इन सारी चीज़ों से आप बचिए। तो अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें देखनी है, कुछ जंतुओं के बारे में भी जानकारी ले लें कि क्या आप जानते हैं कि जैसे यहाँ पे कुछ जंतु हैं उनके नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। जैसे केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु इनके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी इसकी ओर आता है तभी उसे पता चल जाता है। तितली के नेत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं, जो सहस्त्रों छोटे नेत्रों से निकल करके बने प्रतीत होते हैं। मतलब कि ये जो इसके नेत्र होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, जो ऐसे लगता है कि जैसे छोटे नेत्रों से वो मिल करके बने हुए हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे की जो चीज़ें होती हैं उन्हें भी वो देख सकती हैं। कौन? तितलियां भी। ठीक है, उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख सकता है। यहाँ पे हमने जो देखा था ना, जो कोन सेल्स और रॉड सेल्स, उसी का ही यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है कि रात में दिखना और दिन में दिखना। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मंद प्रकाश और तीव्र प्रकाश का यहीं पे ही रोल है। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी, जो दिन के प्रकाश होता है इसमें जैसे चील, गीदड़, दिन में अच्छे प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ये ठीक से नहीं देख पाते, चील और गरुड़। ठीक है, उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्याओं में जो शलाकाएं, रॉड सेल्स जो होती हैं वो होती हैं, तथा केवल कुछ ही शंकु, इसमें जो कौन सेल्स होती हैं जो कि दिन के जो तीव्र प्रकाश के लिए जो है वो मतलब कि उसके लिए सुग्राही होती हैं, तो वो इसमें बहुत कम होती हैं लेकिन बहुत कम होती है। इसके विपरीत दिन के पक्षियों में नेत्रों में जो जो कौन सेल्स यानी शंकु सेल्स जो होती हैं वो अधिक और रॉड सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं। जो दिन में जो मतलब कि दिन में जैसे चील और गरुड़ के बारे में जो बताया गया था उनमें ऐसा होता है। तो ये जो ऊपर दिया गया था इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सेल्स किस में पाई जाती हैं, रॉड सेल्स किस में पाई जाती हैं, कौन से पक्षी जो है दिन में अच्छे से देख लेते हैं, कौन से रात में देख सकते हैं, रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्रों को कभी भी मत रगड़िए। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल या कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाइए। पठन सामग्री को सदैव दृष्टि की सामान्य जो दूरी जो 25 सेंटीमीटर दी गई थी वहीं पर ही रख करके पढ़िए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप ला करके अथवा नेत्रों से बहुत दूर जा करके मत पढ़िए। कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा। ये यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे मतलब जो संतुलित आहार है उसमें आपकी कोई अवयव है उसका अगर अभाव है तो उसी क्षति से नेत्र जो है उनको नुकसान हो सकता है। तो जैसे भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्रों के लिए अनेक रोगों के लिए जो ये उत्तरदायी है नेत्र से रिलेटेड। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी है जो कि विटामिन ए की कमी से होता है।
इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। अब यहाँ पे अवयव दिए गए हैं कि कौन कौन से हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कच्ची गाजर है, ठीक है, और मूंगफली है, हरी सब्जियाँ, ये सब जो है विटामिन ए के अच्छे स्रोत हैं, जैसे पालक तथा कॉड लिवर ऑयल तेल, विटामिन ए की प्रचुर मात्रा उसमें पाई जाती है। इसके अलावा जैसे अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता, ये भी विटामिन ए के भरपूर स्रोत होते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये जो चाक्षुष विकृति वाले जो व्यक्ति हैं वो कैसे पढ़ लिख सकते हैं, तो इनके बारे में हमें अब देखना है। तो देखिए, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो चक्षुष विकृति जिनके अंदर जो देखने की मतलब कि दोष हो गया कि या तो वो देख नहीं पा रहे हैं या फिर किसी दुर्घटनावश जो उनकी आंखों की रोशनी चली गई है, ऐसे लोग पढ़ लिख कैसे पाते हैं, उनके बारे में हमें जानना है। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं वो चक्षुषी यानी दृष्टि संबंधी जो अक्षमता है कि वो देखने से असमर्थ हैं, तो उससे पीड़ित हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या किसी चोट के कारण अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो आईसाइट है, उसे खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं। तो ये जो दूसरी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो मतलब कि फील करने वाली, हाथों की, स्किन की जो होती है, या फिर कान वाली जो होगी, या स्मेल वाली, कुछ लोग तो स्मेल करके जो है कर लेते हैं, तो इनको वो विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बनाते हैं। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो बहुत सारे ऐसे संसाधन बन गए हैं जो इनको और ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि कुछ ऐसे चक्षुष विकृति वाले जो मतलब कि नॉन ऑप्टिकल, जिनमें आईसाइट की पूरी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन तथा प्रकाशिक साधन, तो ऐसे जो लोग हैं जो विजुअली इम्पायर्ड है, उनके लिए नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल एड्स जो हैं उनके बारे में देखते हैं कि किन के लिए क्या क्या है। जैसे अप्रकाशिक साधनों में चाक्षुष साधन, जैसे कि इसमें जो अप्रकाशिक जो साधन है नॉन ऑप्टिकल, उसमें विजुअल एड्स हो सकते हैं। और यहाँ पे स्पर्श जो साधन दिए गए हैं टेक्चुअल एड्स हो सकते हैं, छू करके जिन्हें ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर सके। श्रवण साधन हो सकते हैं, सुन करके उनका ज्ञानेंद्रियों का उपयोग कर सकते हैं। तथा इलेक्ट्रॉनिक साधन भी सम्मिलित हैं। अब जैसे कि यहाँ पे है जो विजुअल इम्पायर्ड होते हैं उनके, या फिर जो विजुअली जो इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, तो चक्षुष साधन शब्दों को आवर्धित कर सकते हैं। ये क्या करते हैं कि जो है विजुअल वर्ड्स होते हैं, ठीक है, विजुअल एड्स जो होते हैं उनका काम यही होता है कि जो वर्ड्स होते हैं उनको मैग्नीफाई कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद उचित तीव्रता का प्रकाश प्रदान कर सकते हैं तथा सामग्री को उचित दूरी पर जुटा सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे मेनली क्या देख रहे हैं, हम लोग मेनली ये देख रहे हैं आईसाइट प्रॉब्लम वाले जितने भी लोग होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सही करने के लिए। तो कुछ ऐसे जो है ऑप्टिकल या विजुअल एड्स हैं जिनके जो शब्दों को आवर्धित करते हैं, उसको मैग्नीफाइंग करके बड़ा करके दिखाते हैं, जिसकी वजह से उचित तीव्रता का प्रकाश जब उस पर पड़ता है तो सामग्री को जो है मतलब कि ऐसी सामग्री जुटा करके उसे ईजिली जो जिन लोग की आईसाइट की प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। स्पर्श साधन जिसमें जैसे ब्रेल लिपि है, कुछ ऐसे ये स्पर्श साधन में कह सकते हैं टचिंग वाले में कि ऐसे लोग आते हैं जो बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो उनके लिए जैसे कि ब्रेल लेखन जो लिपि होती है, ठीक है, तो वो इसमें सम्मिलित है। तो इस तरीके की जो डिजेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं उनको पढ़ने तथा लिखने में ये सहायता करती है। कौन? ब्रेल लिपि वाला जो सिस्टम होता है। श्रवण साधनों से जैसे कैसेट है, टेप रिकॉर्डर है, बोलने वाली पुस्तकें हैं, बोलने वाली पुस्तकें तथा ऐसे अन्य साधन जो है इसमें सम्मिलित हैं। बोलने वाले कैलकुलेटर भी होते हैं, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिनसे अनेक संगणना कार्य किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे बंद परिपथ में टेलीविज़न भी एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है जो मुद्रित सामग्री को उचित जो कंट्रास्ट में या प्रदीप्त के साथ आवर्धित कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि टेलीविज़न भी एक बहुत बड़ा रोल करता है, क्योंकि इसमें तो जो है ऑडियो भी होता है, विजुअल भी होता है, ठीक है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें मतलब कि ऑप्टिकल चीज़ें भी होती हैं, प्रदीप्त वस्तुओं के साथ वो उनको बड़ा करके भी दिखा सकता है। लाइट भी एक तो इमिट हो रही है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको बड़ा करके भी दिखा सकता है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। आजकल तो श्रवण सीडी आने लग गई है, ठीक है, तो लिसनिंग वाली सीडी तथा कंप्यूटरों के साथ वाक्य यंत्र भी वांछित हो सके हैं। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग यही तो कहते हैं कि कंप्यूटर में जो ऑडियो वाली जो सिस्टम रहता है उसमें हम बोल देते हैं, हमें आंसर मिल जाता है। तो ये सब अत्यधिक सहायक है। प्रकाशिक साधनों में द्विफोकसी लेंस, स्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक तथा दूरबीन संबंधी ये सारे साधन जो हैं वो
सम्मिलित होते हैं किसमें, प्रकाशिक साधन जो ऑप्टिकल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंध के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेंस का यूज़ मेनली उन लोग के लिए यूज़ किया जाता है जो कि विजुअली जो इम्पैक्ट होते हैं, यानी कि उनका वही निकट दोष, दूरदर्शी दोष, इस तरीके के जो मतलब की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनकी सीमाबंद में संशोधन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। अब दूरबीन साधन जैसे हैं, चौक बोर्ड है या कक्षा प्रदर्शनी है, उनको देखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये सारे काफ़ी सारे साधन हैं जो अब जितने ज़्यादा जो है मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उतनी ज़्यादा और हेल्प होती जा रही है जितने भी डिसेबल पर्सनस हैं या स्टूडेंट हैं या जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए, कि वो देख सकें, सुन सकें, ठीक है, महसूस कर सकें। अब यहाँ पे एक ये जो पद्धति है ब्रेल पद्धति, जो ब्रेल सिस्टम जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन जो है वो ब्रेल कहलाता है। लुई ब्रेल जो कि स्वयं एक चक्षुष विकृति, ये जो है इनका मतलब कि बचपन से जो है ये इनकी आईसाइट की जो प्रॉब्लम है, ये मेनली इनकी पूरी आंखों की रोशनी चली गई थी, अंधे थे, ठीक है, ये बचपन से नहीं थे बल्कि इनका एक्सीडेंटली इनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो ये भी काफ़ी एक्साइटेड थे, ये भी जो है मतलब कि आईसाइट की प्रॉब्लम से ग्रसित थे। इन्होंने चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए, क्योंकि इनकी पढ़ने की चाह बहुत थी, ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने ये चाहा कि ऐसे कोई सिस्टम हो कि जिससे जैसे हम अगर जो है ऐसे हो गए हैं तो और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो वो लोग भी पढ़ सकें, क्योंकि इन्होंने अपने लिए खोजा, तो इन्होंने ये जो सिस्टम खोजा उसे 1821 में प्रकाशित किया, ब्रेल सिस्टम को, ठीक है, लुई ब्रेल ने। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। जो वर्तमान पद्धति है सामान्य भाषाओं, गणित, वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है, ठीक है, और ब्रेल पद्धति तथा का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को भी पढ़ा जा सकता है। तो ये सारे सिस्टम हैं। तो ये जो ब्रेल पद्धति है इसमें टोटल 63 बिंदुकित पैटर्न इसमें हैं, ठीक है, इसमें छाप बनाई गई। प्रत्येक छाप एक अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्हों को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्तियों में 3-3 बिंदु हैं, आप नीचे देख सकते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकत पैटर्न नीचे दर्शाए गए हैं। 3 यहाँ पे बिंदु दिखाए गए हैं, ठीक है। अगर 2 बिंदु बने हुए हैं, मतलब कि 2 लाइन में 3-3 करके ऐसे जो है पैटर्न को पूरा जो है ये ऊर्ध्वाधर जो है सिस्टम इसका रखा गया है। 2 बिंदु है तो सी होगा, 1 बिंदु है तो ए होगा, और यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके का पैटर्न रखा गया, इस तरीके का होगा तो टी होगा। तो इस तरीके का जब बना है तो टोटल मिला के क्या बन गया, CAT, कैट बन गया। तो ऐसे ही और भी हैं, ठीक है, तो एंड बन गया, कॉमा बन गया, तो इस तरीके से बनाया गया है। तो ये ब्रेल पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले बिंदुकत पैटर्न का उदाहरण है। इस पैटर्न का जब ब्रेल शीट पर उभारा, ये इसको इस तरीके से बनाया गया है कि ब्रेल की जो शीट है उस पर उभार करके इसको बनाया जाता है। तो ये चक्षुष विकृति युक्त जो व्यक्ति होते हैं, वही आईसाइट प्रॉब्लम वाले, वो इनको छू करके शब्दों को पहचान सकते हैं, और स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को थोड़ा सा उभार दिया जाता है ताकि ये जो स्पर्श है उसको ईजी हो जाए और अच्छे से वो समझ सकें, तो इसलिए उनको जो है थोड़ा सा उभार दिया जाता है। तो ये आईसाइट युक्त जो व्यक्ति हैं वो ब्रेल पद्धति को ब्रेल पद्धति से वो जो है अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। जिनको भी आईसाइट की प्रॉब्लम है, चाहे वो बचपन से हो चाहे जैसे भी हो, ठीक है, तो वो जो है ब्रेल सिस्टम, ब्रेल पद्धति जो है इससे ही वो वर्ड्स को सीखना स्टार्ट करते हैं। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजन को पहचानता है। पहले जो है अल्फ़ाबेट को समझते हैं, उसके बाद और जितने भी अक्षर हैं या फिर उनका जो संयोजन है, कॉम्पोजिशन है, वर्ड्स को समझते हैं। सीखने की विधियां स्पर्श से ही पहचान करने पर निर्भर होती हैं। तो मेनली जो ये ब्रेल लिपि से जो लोग सीख रहे होते हैं वो सिर्फ स्पर्श करके ही वो समझ सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है, हर एक जो छाप है उसको याद करना पड़ता है। तो यहाँ पे ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। वो जो पूरी जिसमें ब्रेल पद्धति को जो पढ़ा जाता है तो वो जो पैटर्न होता है उसको जो है या तो हाथ से उसको बनाया जाता है या फिर मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल तो टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ हो गई हैं और मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं, तो इन सब से जो है इसको बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे एक और हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इससे जो है आईसाइट की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ जो हैं वो चक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। मतलब कि आईसाइट की उनके अंदर आईसाइट की प्रॉब्लम भी है, वो देख भी नहीं सकते हैं, फिर भी उनको कई सारी उपलब्धियां उनको प्राप्त हैं। जैसे कि दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायक के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए हैं, ठीक है, तो ये भी जो है आईसाइट की प्रॉब्लम से ग्रसित था।
जन्म से पूर्णतः जो आईसाइट की प्रॉब्लम से जो श्री रविंद्र जैन जो है उन्होंने इलाहाबाद में अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि इनको मिली है। ठीक है, रविंद्र जैन को उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार, गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया है। इसी के अलावा श्री लाल जो है अडवाणी जो है वो जो स्वयं चक्षुष विकृति युक्त हैं, इन्होंने भी भारत के विकलांगों के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए संस्था की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, अमेरिका की एक लेखिका है प्राध्यापिका हेलन ए केलर, इन्होंने संभवतः सर्वविदित तथा प्रेरक चाक्षुष विकृति युक्त ये भी महिला हैं। इन्होंने 18 महीने की आयु में ही इन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, 18 महीने की जब ये थी, लेकिन उनके संकल्प तथा साहस के कारण वे एक विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकें। इन्होंने बहुत कोशिश की कि हालांकि जो इस तरीके की डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं वो बहुत स्पीड में आगे नहीं बढ़ पाते, लेकिन फिर भी उनका साहस ही इतना है कि वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्होंने एक बुक लिखी है, स्टोरी ऑफ माई लाइफ, 1903 में इन्होंने लिखा था। सहित उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी। तो ये जो है हेलन ए केलर जो है, इन्होंने स्टोरी ऑफ माई लाइफ ये पुस्तक लिखी थी। तो इस प्रकार आज की वीडियो यहीं पे ही एंड होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।